हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के, और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंद चोट का प्रथम उपचार क्या होता है। ठीक है, बंद चोट का प्रथम उपचार है, तो जब बंद चोट लगती है, ठीक है, तो उसमें प्रथम उपचार क्या होना चाहिए, उसमें बर्फ़ या ठंडे जल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बर्फ़ से सिकाई या फिर ठंडे जल से सिकाई करनी चाहिए उसकी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मान लो जैसे आपको बंद चोट, अब पहले इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जो बंद चोट होती है ये क्या होती है। ठीक है, मान लो जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, बॉल आपके सिर पे लग गई, मत्थे पर लग गई। ठीक है, अब वहाँ पे ना कटा है, ना फटा है, ना ब्लड निकल रहा है, लेकिन जहाँ पर मतलब वो चोट लगी है वहाँ पे क्या होगा, एक मतलब सूजन आ जाती है। ठीक है, गुम्मा टाइप का निकल आता है, इस तरीके से ये निकल आया। अब ये क्या हो गया, ये गुम्मड़ हल्का निकलेगा, सूज जाएगा, फूल जाएगा वहाँ पे, लेकिन और साथ में क्या होगा, उसमें मतलब वो जहाँ पर चोट लगी होगी वो जो भाग होगा वो नीला पड़ जाता है। ठीक है, ना ही कटेगा, ना ही फटेगा, ना ही उसमें से ब्लड निकलेगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, सूजन आ जाती है और वह चोट लगा हुआ भाग जो है नीला पड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को बंद चोट कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, बंद चोट कहेंगे। और बंद चोट का जो प्रथम उपचार होता है, ठीक है, वो बर्फ़ द्वारा या ठंडे जल द्वारा सिकाई करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बर्फ़ से सिकाई करना व ठंडे जल से सिकाई करना होता है प्राथमिक उपचार। और जो बर्फ़ चिकित्सा होती है, ठीक है, ये जो बर्फ़ चिकित्सा होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको अन्य नामों से भी जानते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रायोथेरेपी, आइसोथेरेपी और शीत चिकित्सा। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रायोथेरेपी, आइसोथेरेपी और शीत चिकित्सा बोलते हैं। और एक होता है ठंडे जल। ठीक है, जो जल द्वारा चिकित्सा की जाती है। ठीक है, तो जो जल द्वारा चिकित्सा की जाती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। और इसको जलीय चिकित्सा भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोथेरेपी या फिर जलीय चिकित्सा कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करें समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, व्यायाम के जरिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाकर किया गया उपचार कहलाता है। तो व्यायाम के जरिए जो मांसपेशियों को सक्रिय बनाकर उपचार किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी बोलते हैं। और इसमें जो ये थेरेपी होता है, ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी कि ये फिजियोथेरेपी में ये जो थेरेपी होता है या थेरेपी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उपचार। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, उपचार मतलब होता है। और जो व्यायाम के जरिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाकर उपचार किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी बोलते हैं या फिर शारीरिक चिकित्सा भी बोलते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी या शारीरिक चिकित्सा बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें दवा जो होती है, ठीक है, दवा जो होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें मांसपेशियों को या व्यायाम के द्वारा या एक्सरसाइज के द्वारा जो है समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें दवा जो मेडिसिन होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, मालिश खेल से कितने समय पहले की जानी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मालिश खेल से कितने समय पहले की जानी चाहिए, तो 1 से 3 घंटे के आसपास मान लो खेल प्रारंभ होने से पहले करनी चाहिए। ठीक है, 1 से 3 घंटा पहले आप कर सकते हैं। और जो मालिश होती है, ठीक है, जो मालिश होती है इससे फ़ायदा क्या होता है, इसमें मतलब क्यों कराई जाती है, तो इससे मतलब ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी ठीक से काम करता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है जो मांसपेशियां होंगी, ठीक है, मांसपेशियां सक्रिय रूप से कार्य करेंगी। ठीक है, सक्रिय रूप से कार्य करेंगी। और जो मांसपेशियां होती हैं वो खेल के अनुरूप हो जाती हैं। उस कारण से जो है खेल में चोट लगने की संभावना भी कम हो जाती है। ठीक है, तो यही कारण होता है सब मालिश कराने का। यानी जो हमारा क्वेश्चन था, मालिश खेल से कितने समय पहले करानी चाहिए, तो मालिश जो है खेल से लगभग 1 से 3 घंटे पहले करानी चाहिए। और इससे आपको फ़ायदा बता ही दिया है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, पूरे शरीर में रक्त का संचार बढ़िया से होगा, तो उस समय क्या होगा, मांसपेशियां भी सक्रिय रूप से कार्य करेंगी और मांसपेशियां खेल के अनुरूप हो जाती हैं। और उस स्थिति में चोट लगने की, खेल में जो खेलते समय खिलाड़ी को चोट लगने की जो संभावना होती है वो भी काफ़ी हद तक कम पड़ जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, कंट्रास्ट बाथ में किस प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है ठंड व गर्म जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठंड व गर्म जल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे,
जल का और फिर उसके बाद गर्म जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये प्रक्रिया बारी बारी से करते हैं, ठीक है। पहले ठंडे जल का, फिर उसके बाद गर्म जल का। और ये जो प्रक्रिया होती है 15 से, ठीक है, 15 से 20 मिनट तक, ठीक है, 20 मिनट तक ये प्रक्रिया चलती है, ठीक है। पहले ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। कंठात्वात की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, और ये बारी बारी से यही ठंडा गर्म करके बारी बारी से हम लगभग में 15 से 20 मिनट तक ये प्रक्रिया बारी बारी से करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंठात्वात जो होता है इसमें मतलब दोनों प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता है, ठंडा गर्म, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर, क्या है हमारा प्रश्न नंबर 5। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं पीके बनर्जी, ठीक है। कौन है? पीके बनर्जी हैं, ठीक है। यानी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, ठीक है। तो फुटबॉल खिलाड़ी की केवल बात करी गई है, तो ये हैं पीके बनर्जी। और इनको कब मिला था? इनको मिला था 1960 में, ठीक है। कब मिला है? 1960 में मिला था। और बात आपको बता देते हैं 1960 से ही अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है। जब इसकी शुरुआत हुई तभी इसको मतलब इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है, 1961 में। और 1961 से इसकी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और आपको बता देते हैं जो इसमें नगद मतलब जो धनराशि दी जाती है, जो अर्जुन पुरस्कार के में जो है अर्जुन पुरस्कार के तहत जो इसमें धनराशि दी जाती है वो लगभग या 15 लाख रुपये दी जाती है, ठीक है। कितनी? 15 लाख रुपये दी जाती है, ठीक है। 15 लाख रुपये दी जाती है। और जो इसमें मतलब किसको दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने वाले को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर जो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। और उसका जो 4 साल पीछे का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है कि इस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन किया है या नहीं किया है। यदि किया होता है तो उसको अवार्ड के लिए चुन लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी अब आपको रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन जो 5 नंबर है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर कौन थे? तो पीके बनर्जी थे। इनको कब मिला था? 1961 में मिला था। 1961 से ही अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और अर्जुन पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और ये जो दिया किसको जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन जो करता है उस खिलाड़ी को दिया जाता है। और उसके 4 साल पीछे का रिकॉर्ड देखा जाता है, ठीक है, खेल प्रदर्शन का रिकॉर्ड देखा जाता है, ठीक है। और आपको बता दें ये द्रोणाचार्य की बात आए तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 को हुई थी, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1985 को हुई है। और बात करी जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत है 1991-92 से हुई है, ठीक है। 91-92 से हुई है, याद रखना, दोनों महत्वपूर्ण। हालांकि अब ये राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार इसको कहा जाता था उससे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी कहा जाता है प्रेजेंट टाइम में, याद रखना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है हमारा। प्रश्न नंबर है 6। प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। महान फुटबॉलर एडिसन अरांटियस डो नासिमेंटो, इनका ये पूरा नाम है, ठीक है, याद रखना। एडिसन अरांटियस डो नासिमेंटो किस देश के रहने वाले हैं? तो ये भी ब्राज़ील के रहने वाले हैं, ठीक है। जो और इनका जो उपनाम है जिस नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो नाम है इनका पेले, ठीक है। क्या? पेले इनका उपनाम है, इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ब्राज़ील के रहने वाले हैं। और ये एक महान फुटबॉलर हैं, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना चाहिए। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें व्यायाम तो करना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से करना चाहिए? तो हमें नियमित मतलब प्रतिदिन टाइमली करना चाहिए व्यायाम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। अंगुलियों की चोट के लिए किस प्रकार के बैंडेज का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो पट्टी होती है, बैंडेज होता है, वो किस प्रकार का हो जब हमारी अंगुली में चोट लग जाती है। ठीक है, तो इसमें होता है रोलर बैंडेज। ठीक है, रोलर बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? तो ये चूसण, ये हालांकि जो है ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से होगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में चूसण ही मिलता है ऑप्शन में, तो यही होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ
यदि मान लो किसी को सांप काट लेता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस मतलब कटे हुए यदि वो बांधने वाली जगह है तो जहाँ पर वो सांप काटता, मान लो जैसे हाथ में काट लिया या पैर में काट लिया, तो उससे थोड़ा नज़दीक उसमें क्या है, थोड़ा रस्सी से टाइट बांध दें और उसको हल्का चाहें तो आप चीरा लगा दें और उसको पानी से धुल दें, फिर चीरा लगा दें और फिर हल्का चीरा लगाने के बाद, कट करने के बाद उसमें जो है आप चूसण कर सकते हैं। ठीक है, उसको मुंह से चूस कर ब्लड निकाल सकते हैं। उससे होता ये है, यदि आप जैसे तुरंत काटा, आपने चीरा लगाया, धुल दिया, फिर चीरा लगा दिया, फिर उसके बाद आप चूसण कर लेते हैं, तो मतलब कुछ हद तक मतलब जहर जो होता है वो निकल जाता है, कुछ हद तक, पूर्णतः नहीं, कुछ हद तक निकल जाता है। 1-2% तो होता होगा असर इसका, तो निकल जाता है, जिससे थोड़ा जो है व्यक्ति को असर धीरे मतलब थोड़ा कम समय में, ज़्यादा समय में चढ़ेगा असर। वैसे कम जल्दी फैल जाएगा शरीर में, लेकिन यदि आप चूसण कर लेते हैं तुरंत, तो क्या होगा, ब्लड मतलब निकलेगा थोड़ा, तो उसके साथ में जो जहर होगा, पॉइजन होगा, वो भी हल्का निकल जाएगा। तो इस वजह से उसको जो नशा, जो उसका जहर का असर है, वो काफ़ी थोड़ा मतलब टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो और करना क्या चाहिए, मान लो जिस भाग में काटा है उसको धुलकर चूसण करके आराम से उसको लिटा देना चाहिए, और जिस भाग में सांप ने काटा है उसको मतलब उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जितना तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन होएगा, ठीक है, उतनी जल्दी असर मतलब वो कर देगा। ठीक है, तो उसको आराम से, जिस भाग में काटा है उसको आराम से रखिए, ज़्यादा हिलाए डुलाए ना, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाकर स्नेक एंटीवेनम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसके अलावा अन्य झाड़ फूंक में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। वृद्धावस्था के समय आँखों में कौन सी बीमारी होने की अधिक संभावना रहती है? तो वृद्धावस्था की बात करी जाए तो वही मान लीजिए आप, मान लो 60 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, 60 वर्ष की उम्र में, ठीक है, लगभग में 60 वर्ष की उम्र के लगभग जो होता है मोतियाबिंद, ठीक है, क्या होता है, मोतियाबिंद बीमारी होने लगती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वृद्धावस्था के समय आंखों में कौन सी बीमारी होने की अधिक संभावना बनती है? तो ये होती है मोतियाबिंद। ठीक है, क्या होती है, मोतियाबिंद होती है। और मोतियाबिंद में क्या होता है, इसमें जो आँखों में जो एक होता है लेंस, ठीक है, सॉरी, आँखों में जो लेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। ठीक है, जो मोतियाबिंद की जो बीमारी होती है, इसमें जो आँखों में लेंस होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, जब जैसे ही हमारी एज ढलती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उसी तरीके से इसमें जो आँखों में जो लेंस होते हैं वो भी धुंधले हो जाते हैं। ठीक है, धुंधले हुए लेंस को ही हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, धुंधले हुए जो लेंस आँखों में जो धुंधले हो जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है। जब धुंधले होंगे लेंस, जब धुंधले हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, साफ दिखेगा नहीं। जब लेंस धुंधले होते हैं, साफ दिखता नहीं है, तो उसी कंडीशन को, उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, और जो मोतियाबिंद जो होता है, ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है, मतलब जो इसकी जो एज होती है, ठीक है, जो आपको मैंने बता ही दिया, लगभग 60 वर्ष के आसपास जब आदमी पहुंच जाता है वृद्धावस्था के समीप, तब उसमें क्या होता है, मोतियाबिंद के लक्षण चालू हो जाते हैं या उसका असर होने लगता है। और इसमें जो होता क्या है, ये बीमारी जो बहुत ज़्यादा घातक नहीं होती है। ठीक है, ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा घातक नहीं होती है। जब तक नॉर्मली काम चल रहा है, आपको काम चलाइए। यदि बाद में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में दिक्कत उत्पन्न हो रही है, उस समय क्या करना चाहिए, उस समय हमको मतलब इसका जो है ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और इसमें जो है तो होता है, कृत्रिम लेंस डाल दिया जाता है। ठीक है, कृत्रिम लेंस डाल दिया जाता है, और जो पहले वाला होता है उसको हटाकर दूसरा लेंस डाल देते हैं, और उसके माध्यम से क्या होता है, मतलब साफ दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो दूर की वस्तु, जो मोतियाबिंद से ग्रसित व्यक्ति होता है, उसमें दूर की वस्तुएं देखने में उसको दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन जब अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है ये असर, तब नज़दीक की वस्तुओं को देखने में भी दिक्कत होती है। और जो इसमें लेंस बदला जाता है उसे लेंस प्रत्यारोपण कहते हैं। ठीक है, और लेंस प्रत्यारोपण में आपको कृत्रिम लेंस डाल दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मोतियाबिंद के बारे में। अगला देखते हैं, तंबाकू में हानिकारक रसायन कौन सा होता है? तो इसमें होता है निकोटीन। ठीक है, क्या होता है, निकोटीन होता है। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना, ठीक है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश के रहने वाले हैं? तो ये माराडोना जो हैं ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। अगला है प्रश्न नंबर 14, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कब रद्द किए गए?
ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो जो क्या है, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कब रद्द किए गए हैं, तो 1916 में। ठीक है, 1916 में बर्लिन ओलंपिक, 1916 में कौन से ओलंपिक थे, बर्लिन ओलंपिक थे। और ये किस नंबर के पूछ लेगा किस, तो ये 6 नंबर के थे। ठीक है, कौन से, छठवें नंबर के थे ये। ठीक है, 6वें नंबर के ओलंपिक थे, होने थे 1916 में, लेकिन कारण था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, कौन सा, प्रथम विश्व युद्ध मतलब चालू हो गया था कब से, वही 1914 से 1928 तक चला था। ठीक है, 1914 से 18 तक, 1914 से 1918 तक ये पहला विश्व युद्ध चला था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण इनको रद्द कर दिया गया था। ठीक, जो 6 नंबर के ओलंपिक होने थे 1916 में बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, 1916 में बर्लिन जर्मनी में जो ओलंपिक होने थे उनको रद्द कर दिया था, किस कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, और ये किस नंबर के थे, ये 6 नंबर के थे। ठीक है, किस नंबर, 6 नंबर के थे। 1916 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित होने वाले थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण इनको रद्द कर दिया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कब से कब तक चला था, तो 1914 से 1918 तक लगभग चला था। ठीक है, और फिर इसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो करीब 1939। ठीक है, 1939 से 1945 तक। ठीक है, अब 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। अब इसमें क्या हुआ, 12वें नंबर के, ठीक है, 12वें नंबर के और 13वें नंबर के। ठीक है, 12 नंबर वाले और 13 नंबर वाले, ये वाले दोनों जो होने थे ये भी रद्द कर दिए गए। ठीक है, जो 12 नंबर वाले होने थे वो 1940 में, और जो 13 नंबर वाले थे 1944 में होने थे। ठीक है, जो 12 नंबर वाले थे 1940 में हेलसिंकी में होने वाले थे, तो इनका रद्द किया गया। ठीक है, जो 12 नंबर के गेम थे ओलंपिक गेम 1940 में होने थे, उनको हेलसिंकी में उनको रद्द किया गया। फिर इसी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 13 नंबर के जो थे वो 1944 लंदन में होने थे, फिर इनको भी रद्द करना पड़ा। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब पूछ लेगा कि किन किन वर्षों ओलंपिक का खेल नहीं हुआ, तो ये मतलब 1916, 1940, 1944। ठीक है, तो कारण क्या था, 1916 में प्रथम विश्व युद्ध और 1940 और 44 में। ठीक है, 1940 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, ओलंपिया शहर विश्व में कहाँ स्थित है। तो ओलंपिया जो शहर है वो कहाँ स्थित है, यूनान में स्थित है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या है, IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मतलब होता है। ठीक है, और IOC यानी IOC की स्थापना कब हुई, तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय पूछा है, इसका मुख्यालय कहाँ है। IOC की स्थापना कब हुई, 23 जून 1894 को हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। अगला है प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है, 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान के किस स्टेडियम, रिपीट कर देता हूँ एक बार, 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान के शहर एथेंस में स्थित किस स्टेडियम में कराए गए। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान के शहर एथेंस में स्थित किस स्टेडियम में कराए गए। कहने का मतलब यही है कि 1896 जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक का आयोजन हुआ था पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा। ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा 1896 में आधुनिक ओलंपिक का जो खेलों का आयोजन हुआ था, तो यूनान में जो एथेंस है, ठीक है, तो ये एथेंस में जो एथेंस है वहाँ पर किस स्टेडियम में, यानी कहने का मतलब यही 1896 जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक का आयोजन हुआ तो किस स्टेडियम में हुआ था। तो 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ था तो वो स्टेडियम था पैनाथेनिक स्टेडियम। ठीक है, पैनाथेनाइक स्टेडियम। ठीक है, याद रखना
पैनाथेनाइक स्टेडियम में पहली बार 1896 में इन खेलों का आयोजन हुआ था? पूछ लेगा आपसे, बता देना फटाफट। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की जो शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, रिपीट करता हूँ, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो इससे कहा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 19। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये होता है कौन सा? विटामिन डी। ठीक है विटामिन डी होता है। और आपको बता दें विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहली नंबर तो मैं बता देता हूँ, इसकी विटामिन की खोज कब हुई थी? ठीक है, तो 1911 में सी फंक ने, ठीक है, 1911 में सी फंक ने, ठीक है, सी फंक ने इसकी खोज करी थी। 1911 में सी फंक ने विटामिन की खोज करी थी, विटामिन डी की नहीं। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो 1911 में सी फंक ने करी थी। और विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? वसा में, ठीक है, वसा में और जल में घुलनशील। ठीक है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है, वो होते हैं ये इस तरीके से। ठीक है, डेका, मैं इनको डेका पढ़ता हूँ, याद रहता है मुझे, DEKA डेका। और जो जल में होते हैं वो BC। ठीक है, जल में BC घुलनशील होते हैं। ये वाले जो होते हैं डेका यानी DEKA, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और B और C जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ डेका। ठीक है, डेका वसा में और BC जो है जल में होते हैं घुलनशील। अब देखते हैं डी के मतलब क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या था हमारा, कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, लेकिन दिन में मतलब किसी टाइम नहीं प्राप्त होता है। जब सूर्य प्रातःकाल निकलता है तो उस टाइम आप सनशाइन करने से या धूप सेंकने से आपको क्या होगा? विटामिन डी की प्राप्ति होगी। आप दोपहर में 1-2 बजे, 3 बजे, 12 बजे इस तरीके से आपको धूप मतलब उसमें मतलब नहीं विटामिन डी प्राप्त होगा। ठीक है, आपको सुबह मॉर्निंग में सनशाइन करने से या फिर धूप सेंकने से आपको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जो विटामिन डी होता है इसका पूछ लेता है कभी कभी कि रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? कैल्सी। ठीक है, कैल्सीफेरॉल होता है इस तरीके से, तो कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रोग जो होता है वो रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, रिकेट्स रोग होता है। और इसमें दिक्कत क्या होती है? छोटे बच्चों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे होती हैं तो रिकेट्स की वजह से क्या होता है? रिकेट्स में छोटे बच्चों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और ये किस कारण? मतलब विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। जंग लगे लोहे से कटने पर किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? रिपीट कर देता हूँ, जंग लगे लोहे से कटने पर किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? तो ये होती है टिटनेस। ठीक है, तो ये जंग लगा लोहा, जंग तो आप जानते ही होगी, जिसमें से कोई लोहा होता है उसमें जंग लग जाती है, मूर्छा लग जाता है। ठीक है, और जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? नमी, यानी जल हो प्लस ऑक्सीजन हो। ठीक है, जंग तभी लगेगी जब वहाँ पे धरती में या कहीं जहाँ पे जंग लगने का मुख्य कारण यही होता है, जल की उपस्थिति यानी नमी होनी चाहिए और क्या हो? ऑक्सीजन हो। ठीक है, ऑक्सीजन और जल जब होगा तभी उसमें जंग लगेगी। ठीक है, याद रखना, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हमारा क्वेश्चन क्या है? जंग लगे लोहे से कटने पर किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? तो ये होती है टिटनेस की। ठीक है, टिटनेस जो जंग लगे लोहे से कट जाते हैं, किसी प्रकार के लोहे से कट जाते हैं, तो किसकी सर्वाधिक संभावना रहती है? तो टिटनेस रोग की सर्वाधिक संभावना रहती है। और ये टिटनेस जो रोग होता है इसको बोलते हैं मतलब धनुष रोग भी बोलते हैं और लाकजा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनुष रोग या लाकजा। धनुष रोग इसलिए बोलते हैं जब जिसको टिटनेस लग जाता है तो उसका जो अंग होता है, शरीर होता है, वो ऐंठने लगता है और तन जाता है, धनुष के समान वो तन जाता है, तो इसीलिए उससे धनुष रोग, धनुष के समान वो तन जाता है, ऐंठन होती है, तनता है, और तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसमें? धनुष रोग बोल देते हैं। ठीक है, धनुष रोग या लाकजा भी बोलते हैं। उसमें जो चाप होती है मुंह की वो भी बंद होने लगती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस जीवाणु से यानी किस बैक्टीरिया से होता है? तो ये होता है क्लोरोस्ट्रीमियम टिटेनी, जो बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, क्या है? क्लोरोट्रीडियम टिटेनी, याद रखना क्योंकि नाम थोड़ा अटपटा है। ठीक है, क्लोरोट्रीडियम
क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जो है एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उससे ये फैलता है। और इसमें दिक्कत क्या होती है शरीर में, ये मान लो किसी को टिटेनस लगती है तो क्या होता है, उसमें तेज बुखार आएगा, शरीर में ऐंठन होगी, दर्द होगी, और शरीर जो है धनुष के समान तन जाता है, ठीक है, तन जाता है। और जो बात करें इसमें क्या करना चाहिए, इसका इलाज क्या करना चाहिए, तो ये चोट लग जाती है, मान लो आप कट जाते हैं जंगली लोहे से, तो आपको 24 घंटे के भीतर, ठीक है, 24 घंटे के भीतर टिटवेक या ATS, ठीक है, टिटवेक या ATS का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ये देर कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसका जो मान लो क्वेश्चन ये दिया जाता है कि टिटनेस रोग से कौन सा शरीर या कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो वो होता है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 21, डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है, क्या है, प्रश्न नंबर 21, डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये प्रभावित होता है गला, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 क्या है, खट्टे फलों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो खट्टों फलों से विटामिन C प्राप्त होता है, ठीक है, कौन सा विटामिन C प्राप्त होता है। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पायरिया रोग हो जाता है। और पायरिया रोग की बात करें तो पायरिया रोग में क्या होता है, दांतों से मतलब जो मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं, तो मसूड़ों से ब्लड निकलेगा, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और मुंह से गंदी स्मेल आती है, ठीक है। तो खट्टे जो फल होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन C मिलता है, और ख़ासकर जो आंवला होता है उसमें अधिक मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। और आपको कमेंट में हमें बताना है कि अमरूद जो होता है, ठीक, अमरूद जो फल होता है उसमें कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से बनने वाले, ठीक है, बनने वाले ATP अणुओं की संख्या होती है, रिपीट कर देता हूँ, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से बनने वाले ATP अणुओं की संख्या होती है, तो ये होती 38, ठीक है, कितनी होती है, 38 होती है। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 24 है LPG, जिसे हम फुल फॉर्म LPG का क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का फुल फॉर्म होता है। तो LPG में किस गैस की उपस्थिति के कारण उसके लीकेज का पता चलता है, ठीक है, तो इसमें जो होती है एथाइल मार्केप्टन होती है, एथाइल मार्केप्टन जो गैस मिला दी जाती है, तो इसके कारण हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा गैस सिलेंडर है या जो है वो लीकेज है, उसमें लीक है। अन्यथा अगर जो इसको नहीं मिलाएंगे तो आप जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रंगहीन और स्वादहीन होती है। LPG जो गैस होती है क्या होती है, रंगहीन और स्वादहीन गैस होती है। इसको पहचानने, इसके लीकेज को पहचानने के लिए क्या करते हैं, इसमें एथाइल मार्केप्टन गैस का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि हमें यदि लीकेज है तो पता चल जाए, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25, दो या दो दिन में, ठीक है, एक या दो दिन में यदि तीव्र गति से वजन कम होने का मुख्य कारण क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि मतलब 2-4 दिन के अंदर ही, ठीक है, 1-2-3 दिन के अंदर ही कह सकते हैं, 1-2-3 दिन में यदि आपका तीव्र गति से मतलब कुछ ही समय में यदि कुछ समय का मतलब 2-3 दिन के अंदर यदि आपका तीव्र गति से वजन कम हो रहा है या कम हो जाता है तो आप में क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वही हमारा क्वेश्चन है कि 1 या 2 दिन में तीव्र गति से वजन कम होने का मुख्य कारण क्या होता है, तो इसमें होता है शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगला देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री कब किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। और हॉकी में प्लेयर कितने होते हैं, प्लेइंग प्लेयर, तो प्लेइंग प्लेयर होते हैं 11, फुटबॉल में भी 11 और क्रिकेट में भी 11 होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27, किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को कह सकते हैं 29 अगस्त का दिन ही लिया गया था। और हॉकी के जादूगर भी किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला देखते हैं, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, तो ये होता है 26 औंस, ठीक है, क्या होता है 26 औंस होता है हॉकी के स्टिक का वजन। अगला देखते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर
कहा जाता है। और इनकी जो द गोल पुस्तक के रचयिता कौन है या लेखक कौन है, तो ये हैं द गोल के मेजर ध्यानचंद। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब की गई, तो भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना की गई है 1974 को। अगला है नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो नायडू ट्रॉफी जो है ये नायडू ट्रॉफी जो होती है शतरंज से संबंधित होती है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो नायडू ट्रॉफी शतरंज खेल से संबंधित है। ये दिया जाता है CK, ठीक है, CK नायडू, ठीक है, CK नायडू। तब आप क्या करते हैं, तब वहाँ पे क्रिकेट लगाते हैं, ठीक है। जो CK नायडू ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है, जो नायडू ट्रॉफी है जो केवल नायडू ट्रॉफी है, ठीक है, नायडू ट्रॉफी शतरंज से, CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से होगी, याद रखिएगा। अगला देखते हैं सडन डेथ शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33, माई बेस्ट गेम माई चेज, क्या है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ठीक है, याद रखिएगा, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हैं भारतीय शतरंज खिलाड़ी, यानी भारत के हैं शतरंज खिलाड़ी हैं, ठीक है, भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं कौन, विश्वनाथ आनंद, ठीक है, याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद। रिपीट कर देता हूँ, अच्छी पुस्तक है इनकी ये। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हैं विश्वनाथ आनंद, जो कि भारत के हैं और शतरंज खिलाड़ी हैं, याद रखना। प्रश्न नंबर 34, शब्द चेकमेट किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है शतरंज से, ठीक है। अगला है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 36, लॉर्ड्स क्रिकेट का मैदान कहाँ स्थित है, तो ये लंदन में स्थित है, और लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में है, ठीक है। जो लॉर्ड्स क्रिकेट का मैदान है, जो स्टेडियम है, ठीक है, वो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। लॉर्ड्स क्रिकेट का जो है, लॉर्ड्स जो है मैदान एक क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है, किसका है, क्रिकेट का स्टेडियम है, यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37, सवाई मानसिंह स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, और ये कहाँ पर है, तो ये जयपुर राजस्थान में है, ठीक है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान में है और क्रिकेट से संबंधित है। अगला है प्रश्न नंबर 38, राउंड रोबिन टूर्नामेंट या बर्गर सिस्टम किसे कहा जाता है, ठीक है, राउंड रोबिन टूर्नामेंट या बर्गर सिस्टम किसे कहा जाता है, तो लीग प्रतियोगिता यानी लीग टूर्नामेंट को कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 39, पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध होता है, तो ये होता है चैलेंज टूर्नामेंट से, ठीक है, चुनौतीपूर्ण जो प्रतियोगिता होती है, चैलेंज या चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता होती है, ठीक है। तो वही क्या है हमारा क्वेश्चन कि पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध है, तो चैलेंज टूर्नामेंट से इसका संबंध होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 40, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये है सिद्धांत, ठीक है, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, ये है, ठीक है, क्या, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे हम कंडीशनिंग या फिर रिफ्लेक्स थ्योरी, याद रखना, कोई मतलब 3 हैं यहाँ पे बन रहे हैं सिद्धांत, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग एक ये हो गया, ये आ सकता है, या फिर कंडीशनिंग थ्योरी आ सकता है, या रिफ्लेक्स थ्योरी, ठीक है, ये सभी किस सिद्धांत एक ही चीज़ है, इसके नाम है, ठीक है, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे हम कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी भी बोलते हैं, किस मतलब इनका सिद्धांत का आविष्कारक कौन है, तो इसका जो है आविष्कारक है पावलोव, ठीक है, कौन है, पावलोव है। क्या इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया है, तो ये किया है पावलोव ने, ठीक है किसने किया है, पावलोव ने किया है। और क्वेश्चन आ जाता है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो पावलोव ने जो है अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर, ठीक है, किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। और जो BF स्किनर की बात करें, BF स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो BF स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया था, ठीक है, किस पर, चूहों पर किया था। और बात कर लें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो उन्होंने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था, और BF स्किनर जो थे उन्होंने किस पर किया था, वो चूहे पर किया था, ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने,
ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर हैं, ठीक है। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर, ठीक है, कोहलर हैं, ठीक है, ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो इन्होंने चिंपैंजी बंदर पर किया था, ठीक है। अब याद रखना कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कोहलर हैं, ठीक है, कोहलर हैं, और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो इन्होंने चिंपैंजी पर किया था। अगला देखते हैं, फेफड़ों की क्षमता को मापा जाता है, तो इसको मापा जाता है स्पायरोमीटर से, ठीक है। किसको, मतलब किससे, स्पायरोमीटर से फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है। और जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, तो श्वसन अंग हैं, शरीर का श्वसन अंग कौन होता है, फेफड़े होते हैं, ना कि नाक मुंह। नाक मुंह नहीं होता है, ये केवल मतलब हवा, ऑक्सीजन जाने का, जो हवा जाने का एक मार्ग होता है, ठीक है, मार्ग होता है, छिद्र होता है, यहाँ से हवा मतलब ऑक्सीजन या जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, यानी कहने का मतलब हवा कह सकते हैं, ठीक है। हवा जाने का, श्वास जाने का एक रास्ता होता है, ना कि श्वसन अंग। श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़े होते हैं, वहाँ से हम सांस लेते हैं। ये तो जब हम फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं तब क्या होता है, नाक से मुंह से मतलब सांस जाती है और यहीं से बाहर आती है, तो ये मतलब उसके आने जाने का रास्ता मात्र है, ना कि श्वसन अंग। श्वसन अंग कौन सा है, आपके फेफड़े होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 43, ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है, ठीक है। जो ट्रेकोमा बीमारी होती है शरीर के किस अंग से संबंधित होती है, तो ये आँखों से संबंधित होती है, ठीक है। कहाँ से, आँखों से संबंधित होती है। और आँखों से 1-2 बीमारियाँ और हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष हो गया, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपरमेट्रोपिया। पूछ लेता है हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, तो हाइपरमेट्रोपिया जो होती है उससे दूरदृष्टि दोष को ही हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष को ही हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको मायोपिया कहते हैं, ठीक है। जो दूरदृष्टि दोष है उसे क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है, एक होता है जरा दृष्टि दोष। ये तीनों जो हैं ये किससे संबंधित, आँखों की बीमारी हैं, चाहे वो ट्रेकोमा हो गया, चाहे वो दूरदृष्टि दोष जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, चाहे फिर निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया कहते हैं, चाहे जरा दृष्टि दोष हो। तो आपको बता देता हूँ, दूरदृष्टि दोष जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया, पूछ लेता है क्वेश्चन में कि दूरदृष्टि दोष को या हाइपरमेट्रोपिया बीमारी को दूर करने के लिए आँख में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, या इसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है, इसमें होता क्या है, दूरदृष्टि दोष, ठीक है, तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में वो कहने का मतलब है खाली कि दूरदृष्टि यानी दूर की वस्तुओं को देखने में दोष होगा, लेकिन नहीं, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है, जहाँ पर दोष लगा वहीं पर दिखाई देती हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ये होता है दूरदृष्टि, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। और इसको दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है निकट दृष्टि दोष, इसको हम मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, ठीक है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि जो इसमें दिक्कत होती है निकट दृष्टि दोष में, तो इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। कहने का मतलब है, आप इनको आराम से याद इस तरीके से करना कि दूरदृष्टि दोष में क्या होगा है,
होगा। तो दूर दोष की बात करिए तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी। निकट की बात करता है कि निकट दोष क्या होता है, तो इसमें भी निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, दूर दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, निकट में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है, तो अब एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो होता है, ये जो दोनों होते हैं, ठीक है, ये दूर दोष पहला वाला यानी दूर दृष्टि दोष और फिर सेकंड वाला निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ना तो इसको जिसको मान लो, हालांकि ये जो दिक्कत होती है वृद्धावस्था में होती है, ठीक है वृद्धावस्था में होती है। और इसमें होता क्या है, इसमें ना तो आपको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाएंगी, ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाएंगी। कहने का मतलब ये होता है कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों ही मतलब व्यक्ति जो होता है ग्रसित होता है। तो इसी कारणवश ना तो नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। और ऐसी स्थिति को जरा दृष्टि दोष बोला जाता है। और इसको दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44। ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम कब जलाई गई? ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम कब जलाई गई है? तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में जलाई गई थी। ठीक है, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में मशाल जलाई गई थी। और पूछ ले यदि कि मशाल टॉर्च रिले की शुरुआत कब हुई, तो 1936 ओलंपिक में। ठीक है, 1936 में जो ओलंपिक हुआ था वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी टॉर्च रिले की। ठीक है, टॉर्च रिले की शुरुआत जो है 1936 में, सॉरी, ठीक है, 1936 में जो ओलंपिक हुआ था तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? टॉर्च रिले यानी मशाल यात्रा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मशाल जलाई जाती थी और उसको 5 महाद्वीपों में मतलब उसको घुमाया जाता था। फिर जहाँ पर वो आयोजन होना होता था वहाँ पर लास्ट में जब तक खेल चलता था तब तक वो मशाल चलती थी और बाद में मतलब उसको यथास्थान पहुँचा दिया जाता था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 45। टेनिस खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो टेनिस खेल का, ठीक है, टेनिस खेल का जन्मदाता देश है फ्रांस। ठीक है, लेकिन प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, तब मजा आएगा। कि प्रश्न नंबर 46। आधुनिक टेनिस खेल का जन्मदाता किसे है? तो टेनिस खेल का जन्मदाता कौन है? फ्रांस है, लेकिन आधुनिक टेनिस खेल का जन्मदाता कौन है? वो इंग्लैंड है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 47। यूएस ओपन, जिसे हम अमेरिकन ओपन भी कह सकते हैं, ठीक है, लिखा मिल सकता है, घबराना नहीं है। ठीक है, यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन, ये बात एक ही है। ठीक है, चाहे ऐसे लिखा हो यूएस ओपन या फिर अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन ओपन। ठीक है, यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तो यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन की शुरुआत कब से हुई है? तो 1881 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये प्रत्येक वर्ष, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जो यूएस ओपन होता है तो इसमें क्या होता है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं, टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं, उनको हम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता बोलते हैं। वो चाहे विंबलडन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, चाहे फ्रेंच ओपन हो, चाहे यूएस ओपन हो, इसमें सब में क्या होता है, इसमें सब में क्या होता है, टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं जिन्हें हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ग्रैंड स्लैम है, टेनिस से जुड़ी हुई। और जो ऑस्ट्रेलियन, सॉरी, जो ये क्या है, यूएस ओपन यानी अमेरिकन ओपन की शुरुआत कब से हुई? 1881 से हुई है। और ये प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन कब होता है? तो लास्ट अगस्त व स्टार्ट सितंबर में। ठीक है, तो अगस्त सितंबर में, प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर में इसका आयोजन होता है, खेल की शुरुआत होती है। और जहाँ पर ये खेला जाता है, ठीक है, उस खेल के मैदान को क्या बोलते हैं? तो उसको हार्ड कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड कोर्ट बोलते हैं। और ये कहाँ पर आयोजन इसका कराया जाता है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में कराया जाता है। ठीक, अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर इसका प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर में आयोजन होता है। 1981 से इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना। ठीक है, अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन की शुरुआत कब, सॉरी 1900 नहीं, 1881। ठीक है, यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1881 से। ठीक है, 1881 से शुरुआत हुई थी। अगस्त सितंबर में प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। और जहाँ पर खेला जाता है उसे क्या बोलते हैं? हार्ड कोर्ट बोलते हैं। और कहाँ पर इसका आयोजन होता है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका आयोजन होता है। ठीक है, और ये टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं जिसे हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 48। कोशिका का सिद्धांत
किसने दिया था, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था कब, 1838 और 39 में, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था 1838 व 1839 में, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसमें क्या बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। जो इनका सिद्धांत था उसमें इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी जीव होते हैं, सभी जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 49। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है फाइलेरिया, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, फाइलेरिया होता है। और फाइलेरिया रोग को क्या बोला जाता है, हाथी पाँव या पील पाँव भी बोला जाता है। और इसमें होता क्या है, पैर में सूजन आ जाती है, ठीक है। जो पैर में सूजन आती है, और ध्यान रखना खासकर जो होता है लगभग 90% आपको क्या मिलेगा, एक ही पैर में सूजन मिलेगी, ठीक है। एक ही पैर फूल जाता है, और ऐसा फूलता है जैसे हाथी का पाँव नहीं होता है, सेम हाथी कभी देखे होंगे तो सेम जैसे हाथी का पाँव होता है उसी तरह नॉर्मल पैर से वो लगभग मान लो आप 2-3-4 गुना मतलब मोटा हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल पैर होता है हमारा उससे लगभग 2-3 गुना ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 50 है, बीटा ब्लॉकर्स औषधि किस बीमारी है तो प्रयोग की जाती हैं, तो ये हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक ऑप्शन में मिल सकता है, हार्ट अटैक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि क्वेश्चन इस तरीके से होता तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता कि बीटा ब्लॉकर्स औषधियाँ किस बीमारी हेतु प्रयोग की जाती हैं, तो हृदय संबंधी बीमारियों के लिए बीटा ब्लॉकर्स औषधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हालांकि हार्ट अटैक मतलब ऑप्शन बुरा नहीं है, ऑप्शन में मिल सकता है, और बहुत सारे मतलब 2-3 ऑप्शन और आपको मिलेंगे अलग अलग करके, ठीक है। लेकिन ये हार्ट अटैक जो है ये भी हो सकता है। तो इसलिए कहने का हमारा मतलब यही है, जो बीटा ब्लॉकर्स जो औषधियाँ होती हैं इनका प्रयोग जो है हृदय संबंधी बीमारियों की, ठीक है, हृदय संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं उनमें उनको कंट्रोल करने के लिए, हृदय संबंधी जो समस्याएं होती हैं उस समस्या का समाधान पाने के लिए बीटा ब्लॉकर्स औषधि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो बीटा ब्लॉकर औषधि होती है वो हृदय से संबंधित समस्या को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे और वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हुआ होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मैं डेली अपलोड करता हूँ, और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और अगर जो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर दो भाई। 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, 1 ही 2 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे शेयर करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।